चलेगा एक बार फिर से आप लोग सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आजकल पेपर भी है और मेरा अगले वीकेंड में मेंस भी है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास दूंगा। और मैंने आपसे बोल रखा है कि इंटरनेशनल जितनी भी संस्थाएं हैं वो लगभग मैं पूरी करवा दूंगा। आज कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी संस्थाएं हैं वो करवा दूं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, है ना। तो हम लोग अपना जो टाइम है उसे बर्बाद ना करते हुए जल्दी से जल्दी अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आगे बच रखे हैं उन पे काम करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चों इस पे आज सबसे पहले लिखेगा जो बच्चा है यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ। यूनिसेफ लिखेगा, CEF होता है, SEF नहीं, CEF यूनिसेफ। देखिएगा बच्चों, यूनिसेफ को इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, ठीक है। चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है। इंग्लिश इसका बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, मतलब आप कह सकते हो इसको कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसे बोल सकते हो, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और इंग्लिश में लिखना चाहो तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये है। अब देखिएगा जैसे कि नाम से ही डिफाइन होता है चिल्ड्रन फंड, है ना। बच्चों जो यूनिसेफ की स्थापना है, बताते हैं कि इसकी स्थापना मैंने आपको 2 दिन पहले ही यूएनओ की महासभा पढ़ाई थी। मैंने आपको बताया था कि कोई भी नया चीज हो, कोई भी नया उसके अंग हो, उनकी भी स्थापना करनी हो तो महासभा में ही उसका प्रस्ताव पास होता है। तो 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 को जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, उसके द्वारा एक प्रस्ताव पास कर यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन के बगल में ही न्यूयॉर्क में बनाया गया, सॉरी हाँ न्यूयॉर्क में लिख लीजिएगा, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनाया गया, वॉशिंगटन के ही बगल में है। और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है जो संयुक्त राष्ट्र के महासभा की है, जिसे दुनिया की लघु संसद बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बच्चों ये क्या काम करता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, जिन बच्चों को मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं, उनकी माताओं को खाने पीने की जो भी मतलब प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स पे काम करना। और खासकर ये जो यूनिसेफ है ये खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है ये लोग काम करते हैं। अब देखिएगा यूनिसेफ की स्थापना तो जो है महासभा ने की थी, ठीक है, 11 दिसंबर प्रस्ताव पास करके। लेकिन यूनिसेफ की स्थापना करने के पीछे पोलैंड के एक व्यक्ति का विचार था। विचार जो दिया था पोलैंड के व्यक्ति थे, लिखेगा रासवन, लुडविन रासवन। अब क्या हुआ मैं आपको बता दूं। लुडविन रासवन ने एक न्यूज़पेपर में, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एडिटोरियल आता है, देखते हो ना, द हिंदू में एडिटोरियल आता है, दैनिक जागरण में एडिटोरियल आता है। तो ऐसे ही इन्होंने 1946 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल दिया था। और एडिटोरियल में इन्होंने बोला था कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी या ऐसी संस्था भी होनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो क्या करे, चिल्ड्रन फंड पे काम करे और इनके मतलब जो कुपोषित है उनको फिर से एक ट्रैक पे लाके, जिन बच्चों के लिए खाने पीने की कमी हो गई है उनके लिए काम करे, ऐसी भी कोई संस्था हो। तो इनका जो एडिटोरियल था वो संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है उसने पढ़ा और यूएनओ के महासभा को इतना पसंद आ गया कि उन्होंने 11 दिसंबर 1946 को इस प्रस्ताव को पास किया और यूनिसेफ की स्थापना कर दी। समझ में आया ना, चिल्ड्रन और महिलाओं पे काम करता है, खासकर चिल्ड्रन पे काम करता है और खासकर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे ज्यादा काम करता है। आपने देखा होगा कि ईरान और इराक जो सीरिया वाला एरिया है वहां पे ISIS ज्यादा सक्रिय रहती है, तो उन क्षेत्रों पे ये ज्यादा पैनी नजर लगाए रहता है कि वहां पे चिल्ड्रंस की क्या स्थिति है, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से वो कुपोषित हो रहे हैं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा टारगेट में इसके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश रहते हैं, ठीक है। भारत में भी कुपोषित है, अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं हम, याद रखिएगा। इसके अलावा बच्चों इसकी बात बताओ तो इस संस्था को 1965 में लिखेगा शांति का नोबेल मिला है।
शांति का नोबल, लिख लीजिएगा यूनिसेफ। कई बार पूछ सकता है क्योंकि देखिएगा UKSSC ऐसे ही क्वेश्चन को टारगेट कर रहा है ना, लिख लीजिएगा 1965 में। और 1989 में इसे इंदिरा गांधी, ठीक है, 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। हमारे यहां से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी भारत सरकार ने दिया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, लिख लीजिएगा, क्या पता पूछ ले भारत के परिप्रेक्ष्य से, है ना। तो समझ में आना यूनिसेफ का। दो कॉन्सेप्ट भी आपके फैक्ट जोड़ दे हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आज हमें जल्दी जल्दी चलना है, टाइम पास ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि देखिएगा आपको पता होगा कि मैं बिलीव करता हूं कंटेंट देने पे, बिलीव करता हूं सिलेक्शन पे। अब देखिएगा यूनेस्को, ठीक है, UNESCO, यूनेस्को। अगर मैं इसकी मीनिंग में जाऊं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया ना। यहीं से मैं इसका जो है पूरा आपको बता दे रहा हूं। यूनाइटेड नेशन, लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ठीक है, लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, लिख लीजिएगा इसकी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक प्राकृतिक, समझ में आना, प्राकृतिक संगठन इसे हिंदी में बोलोगे, ठीक है। सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक होता है। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, शिक्षा विज्ञान, ठीक है, और सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में इसका वर्जन कर लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश में ये बोलता है। इसकी स्थापना बच्चों 1945 में हुई थी, 1945 में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखिएगा किस पे काम करता है, पूरा ही इसके सार पे डिपेंड है। देखिएगा कुछ ऐसे संगठन है यार जिनको ना हम क्या कहते हैं, रटने के अलावा उनका एक फैक्चुअल हम लोग याद कर लें और सीख ले कि किस तरीके से वो काम करता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, ये संस्था जो है कि एजुकेशन पे काम करेगी। साइंटिफिक, ठीक है, जो साइंटिफिक वैज्ञानिक उस पे काम करेगी। कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, इन 3-4 चीजों पे काम करती है। इसके अलावा एक और चीज लिख लीजिएगा, एक तो चीज होगी साइंटिफिक एजुकेशन शिक्षा, यहीं से बता रहा हूं मैं आपको तोड़ के, ठीक है। दूसरा साइंटिफिक, तीसरा कल्चरल, चौथा लिखेगा संचार, और 5वां लिखेगा मानव साधन, ठीक है। इसके प्रमुख एजेंडे जो है, ठीक है, जिस उद्देश्य को लेके ये काम करता है यूनेस्को, इसके मतलब आजकल तो देखिएगा हम विश्व धरोहर, प्राकृतिक विश्व धरोहर हमने सुना होगा, तो हम लोग ना इसको प्राकृतिक विश्व धरोहर समझ के यही सोच लेते हैं कि ये विश्व की जो प्राकृतिक धरोहरें हैं, ठीक है, प्राकृतिक धरोहरें हैं, उन पे ही काम करता है। प्राकृतिक धरोहरें जो है वो 2 चीजों में आती है, लिखेगा, एक तो सांस्कृतिक आती है, ठीक है, एक पुरातात्विक आती है, समझ में आया ना, कल्चरल आती है। तो याद रखिएगा ये प्राकृतिक जो धरोहरें होती है उनको संरक्षित करने का काम करता है और देन सहायता भी देता है, उनकी लिस्ट भी बनाता है कि विश्व में जितने भी प्राकृतिक धरोहर हैं, मैं आपको बता दूं ये 2 चीजों से होता है, धरोहर सांस्कृतिक और प्राकृतिक। तो जो ये प्राकृतिक धरोहर घोषित करता है ना, ये 2 तरीके से करता है, एक तो प्राकृतिक, या तो प्राकृतिक हो या वो क्या हो, सांस्कृतिक, मिक्सअप भी हो सकता है, दोनों का भी हो सकता है, समझिएगा, बहुत आसान है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में ना आए। देखो जो यूनेस्को है ना बच्चों, ठीक है, वो 5 एजेंडों पे काम करता है। एजुकेशन पे करता है, साइंटिफिक पे करता है, कल्चरल यानी संस्कृति पे करता है, संचार पे करता है और मानव संसाधन पे, इन पे रिसर्च करता है और इन पे काम करता है, और इनकी कमी बेसी जो होती है वो बताता है, क्योंकि ये सब यूएनओ के ही एक अंग है, समझ में आया ना, उसको बताते हैं कि कहां पे कमी है, क्या कमी है। इसके अलावा ये जितने भी विश्व में प्राकृतिक धरोहर है,
समझ में आना। जो प्राकृतिक धरोहर है प्राचीन काल से बनती आ रही है, उनको दो स्तर पे प्राकृतिक धरोहर घोषित करता है, या तो प्राकृतिक तौर पे हो या सांस्कृतिक, या दोनों का मिक्सअप हो या मिश्रित हो। कोई ऐसी भी तो होगी ना, देखो मैं आपको बता रहा हूं, कोई प्राकृतिक होगी प्योर, कोई सांस्कृतिक होगी, कोई ऐसी भी होगी कुछ प्राकृतिक होगी कुछ उसमें सांस्कृतिक होगी, तो उसे तीसरा कॉन्सेप्ट दिया है मिश्रित। ये भी समझिएगा, जब भी ये प्राकृतिक धरोहर घोषित करता है तो ये बताता है पूरे विश्व को कि आप जब अपने प्राकृतिक धरोहरों की लिस्ट बनाओगे तो उस टाइम पे याद रखना प्राकृतिक सांस्कृतिक, या तो वो प्राकृतिक हो जिसे हम प्राकृतिक धरोहर घोषित कर रहे हैं, या वो सांस्कृतिक तौर पे बहुत अहम हो, या उसमें दोनों का ही जो है विस्तार देखने को मिले। ठीक है, दोनों ही हो, समझ में आना। तो इस प्रकार से देखिएगा, ये जो है विश्व धरोहरों की सूची बनाता है, सॉरी देश बनाता है, इसको देता है, ये घोषित करता है, उसे हेल्प भी करता है और उनके संरक्षण में मदद भी करता है। ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब देखिएगा भारत की बात बताते हैं, तो भारत में वर्तमान में 40 है, समझिएगा 40 है। 40 में देखिएगा 32 तो भारत में प्राकृतिक तरीके से धरोहर घोषित है, 7 जो है सांस्कृतिक तरीके से, एक बचाना वो मिश्रित है। समझ में आना। अगर आपसे डीप पूछ दें कि वर्तमान में भारत में 40 प्राकृतिक धरोहरें हैं, ठीक है, विरासतें हैं जो, ठीक है, तो उसमें से कितनी प्राकृतिक तरीके से घोषित की गई है यूनेस्को द्वारा? 32। कितनी यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक तरीके से घोषित की है? 7। कितनी मिश्रित है? 1। टोटल 40। पहला जो बना था, अजंता की गुफा बनाई थी, याद रखिएगा, सॉरी एलोरा और अजंता की आपने गुफा सुनी होगी। अजंता, पहली अजंता घोषित की, सॉरी पहली अजंता की गुफाएं घोषित की थी। याद रखिएगा, भारत में विश्व का पहला प्राकृतिक धरोहर बनने वाला केंद्र अजंता की गुफाएं थी। 1983 में इसे घोषित किया गया था। वर्तमान में जो सबसे लेटेस्ट है 2011 में जो 40वें नंबर का बना, वो बना धौलावीरा। मैं आपको बता दूं, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा जो है कच्छ की खाड़ी पे है। ये हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा शहर था। आपने इसके बारे में सुना होगा कि सबसे उन्नत जल प्रबंध जो मैनेजमेंट है जल प्रबंध का, वो धौलावीरा में ही मिला है। यहाँ पे 3 दुर्ग मिले हैं, 3 दुर्ग मिले हैं। मिडिल वाला दुर्ग औरों से बड़ा था। हालांकि जब मैं सभ्यता पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक हिंट दे रहा हूं कि क्वेश्चन आ सकता है कि 2021 में जो 40वां भारत का प्राकृतिक धरोहर विश्व विरासत सूची यही है, प्राकृतिक धरोहर विश्व विरासत सूची यही है, याद रखिएगा, कोई अलग नहीं है। तो विश्व विरासत सूची बनने वाला 40वां स्थान कौन सा था? धौलावीरा। तो ये कहां पे है? गुजरात पे है। इसका संबंध किससे है? हड़प्पा सभ्यता से है। अभी 2021 में इसे घोषित किया गया। इसके अलावा देखिएगा बच्चों, उत्तराखंड से भी 2 है। 1988 में आपने देखा होगा, ठीक है, नंदा देवी को जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था, मतलब प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया था। और 2005 में आपको पता होगा क्या? फूलों की घाटी। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो नंदा देवी और फूलों की घाटी पढ़ के आप पक गए हो ना, तो ये काम यूनेस्को ने किया है, समझ में आना। तो 1988 में नंदा देवी को घोषित किया, भारत सरकार ने लिस्ट दी होगी, और 2005 में फूलों की घाटी। तो 2 यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक धरोहर के रूप में उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में प्राकृतिक है, सांस्कृतिक नहीं है, ये भी याद रखेगा। अगर कल के दिन में यूकेपीएससी डीप पूछ दे कि जो उत्तराखंड में 2 बायो रिजर्व है, यानी कि विश्व विरासत स्थल है 2, जो नंदा देवी और फूलों की घाटी है, ये प्राकृतिक है या सांस्कृतिक? तो प्राकृतिक, समझ में आना। तो इस प्रकार से यूनेस्को जो है वो काम करता है। आई बात समझ में? पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा ब्रिक, जो अगला संगठन है ब्रिक, BRIC। स्टार्टिंग नाम ब्रिक था, ठीक है। इसका भी क्या हुआ बच्चों? गोल्डन हैंसन के एक मतलब कह सकते हो कि चेयरमैन थे, जिनका नाम था जिम ओ नील, ठीक है, जिम ओ नील एक व्यक्ति थे जो उस गोल्डन हैंसन में काम करते थे, जिम ओ नील। इनके द्वारा 2001 में, याद रखेगा, 2001 में ब्रिक जो नाम है वो दिया गया था। क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ब्रिक नाम किसने दिया था? इसी व्यक्ति ने दिया था। गोल्ड्समैन के ये जो भी थे महाप्रबंधक थे, ठीक है, जिम ओ नील। तो इन्होंने 2001 में ब्रिक नाम दिया।
देखिएगा बच्चों जून, ठीक है, जून 2006 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, जून 2006 में इसकी स्थापना की गई, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई किसकी, ब्रिक की। अब देखिएगा ब्रिक जो देश है ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक देश है। यहां पे लगभग विश्व की 43% जनसंख्या इस ब्रिक पे निवास करती है और लगभग दुनिया का 70% व्यापार ये लोग देश देखते हैं। अब देखिएगा इसकी जो पहली बैठक हुई जून मतलब 2009 में रूस के येक्टेनबर्ग में हुई थी, ठीक है, येक्टेनबर्ग में हुई थी रूस के 2009 में इसकी पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा। इसी बैठक में तय हुआ था कि जो साउथ अफ्रीका है, एस नाम, ठीक है, इसी बैठक में तय हुआ था कि साउथ अफ्रीका को जोड़ने का प्रस्ताव जो है इसके पहले ही अधिवेशन में जो है पास हुआ था, ठीक है। और 2009 में जब पास हुआ इसकी पहली बैठक भी यही थी, हालांकि स्थापना 2006 है, याद रखिएगा, स्थापना हालांकि 2006 है और 2009 में रूस के येक्टेनबर्ग शहर में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ और यहीं पे तय किया गया कि जो ब्रिक है उसमें एस भी जोड़ेंगे और एस कौन होगा, साउथ अफ्रीका। तो 2009 में साउथ अफ्रीका को जोड़ने का प्रस्ताव पास हुआ और 2010 में, ठीक है, 2010 में जो अगला सम्मेलन हुआ इसमें साउथ अफ्रीका ने भी क्या लिया, भाग लिया, लिख लीजिएगा, ठीक है, सब चीज लिख लीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा बच्चों, इसके अलावा क्या है, इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, हाँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी इसे बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लेके आए ये 2012 में ब्राजील में, ठीक है, इसका 5वां मतलब जो भी शिखर सम्मेलन चल रहा था, चौथा 5वां, तो यहाँ पे ब्राजील में शिखर सम्मेलन चल रहा था। तो यहाँ पे ये लोग जो है, ब्राजील आई थिंक दिल्ली में चल रहा था, ये मेरे माइंड से निकल गया, ठीक है, दिल्ली में चल रहा था या दिल्ली में चल रहा था, बिल्कुल 2012 में दिल्ली में चल रहा था, ये पूछ सकता है। 2012 में इसका जो सम्मेलन चल रहा था ब्रिक्स का दिल्ली में, तो इस सम्मेलन में, ठीक है, इन 5 देशों ने, ये 5 देश कौन से हैं वो भी बता दूं, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। एक बार फिर से लिख रहा हूं, बी फॉर ब्राजील, देख लीजिएगा, ठीक है, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश अब इसमें शामिल है, स्टार्टिंग में 4 ही थे, ठीक है। तो 2012 में दिल्ली जो भारत है इसकी मेजबानी कर रहा था इस ब्रिक्स सम्मेलन की, और यहां पे इन 5 देशों ने एक कॉन्सेप्ट लाया, यार क्यों ना हम एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक से एक बैंक बनाए जो क्या करेगा, इन 5 देशों की उभरती अर्थव्यवस्था का संचालन करेगा, व्यापार को देखेगा और किसी को फाइनेंशियल जरूरत होगी तो वो भी पूरी करेगा। तो इसको लेके इन्होंने कॉन्सेप्ट आया और 2014 में ब्रिक्स जो समूह है इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो खोला था, ठीक है। तो 2014 में क्या हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक खोला और इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में बनाया, लिखिएगा, संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर बनाया और इसके पहले अध्यक्ष भारत के थे केवी कामत, इसके पहले अध्यक्ष थे भारतीय थे और 6 साल के लिए बने हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर 2014 में ये स्थापित हुआ था और काम करना शुरू किया था और स्टार्टिंग इस बैंक ने 100 अरब डॉलर, ठीक है, इससे स्टार्टिंग इसकी जो पूंजी थी 100 अरब डॉलर थी, कई बार पूछी गई है, याद रखेगा, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, है ना। ठीक है, माफी चाहता हूं 1 मिनट के लिए। तो आया समझ में, तो ये इसकी स्थापना का रहा और इन लोगों ने ऐसा किया था, ठीक है। अब लिखिएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्थापना लिखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना लिखिएगा 7 अप्रैल, क्योंकि 7 अप्रैल को हम चूंकि क्या बनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 1948 को, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को लिखिएगा। हेडक्वार्टर लिखिएगा, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय
जनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। परसों में आपको जो यूएनओ की एक संस्था है, याद रखिएगा, उसका आप लोग मैनेजमेंट कर लीजिएगा। उसको मैंने आपको बताया था कि उसका हेडक्वार्टर द हेग स्विट्जरलैंड में है, एक्चुअल में द हेग नीदरलैंड में है, याद रखिएगा, ठीक है। उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, द हेग जो है वो नीदरलैंड में है, ठीक है। बार बार मेरे मुंह से स्विट्जरलैंड निकल रहा था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, वो नीदरलैंड में है। तो हेडक्वार्टर इसका जनेवा में है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है उसके पीछे भी 3 व्यक्तियों का हाथ माना जाता है, लिखिएगा। पहले जैमन चीन के, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पहला, ठीक है। दूसरा लिखिएगा कार्ल एतन, ये है नॉर्वे के, लिखते रहिएगा, 3 आदमियों का प्रमुख योगदान है। चौथा गेराल्डो पाउलो, ये थे ब्राजील के, लिखिएगा। इन 3 आदमियों का मुख्य योगदान बताया जाता है WHO की स्थापना के लिए, कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए। तो जैमिन, कार्ल एतन और गेराल्ड पाउले, ठीक है, ये चीन के, नॉर्वे के, ब्राजील के, इनका मुख्य योगदान माना जाता है। और बच्चों WHO पहली ऐसी संस्था समझी जाती है, यूएनओ का ही अंग है, ठीक है। यूएनओ की अन्य सरकारी अन्य एजेंसियां होती हैं, एक एजेंसी है, समझ लीजिएगा। तो यूएनओ का पहली ऐसी एजेंसी है जिसकी सदस्यता सभी देशों ने ली, किसी ने भी माना नहीं किया, सभी देशों ने ली। क्वेश्चन आ सकता है कि यूएनओ की कौन सी ऐसी, ठीक है, एजेंसी है जिसकी सदस्यता सारे देशों ने उसके बनते ही ले ली थी, तो WHO, ठीक है। और इसकी स्थापना में ये 3 व्यक्तियों का प्रमुख योगदान है। मैं आपको बता दूं, WHO का वैसे तो देखिएगा हेडक्वार्टर जनेवा में है, याद रखिएगा, ठीक है। जनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। इसके अलावा इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसमें से इसका दक्षिण एशिया, लिखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया, हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया है। 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, इसमें से दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय, समझ में ना, इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। मेन कार्यालय हेडक्वार्टर जनेवा में है। इसके जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, इसमें से दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय दिल्ली में है, लिख लीजिएगा, हमारे दिल्ली में है, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो WHO है, मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाता, ठीक है, अगर मैं एग्जामिनर होता तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, अच्छे क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के, कि जो WHO है इसका 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, इसमें से इसका दक्षिण पूर्व एशिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, एक शाखा है दिल्ली में, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा बच्चों, हाँ, इसको नहीं मिला है, हाँ, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, इसलिए याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 11 मार्च 2020 को इसने कोरोना को, समझ में ना, इसने कोरोना को, WHO ने कोरोना को विश्व महामारी घोषित किया था, विश्व महामारी घोषित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 मार्च को क्वेश्चन आ सकता है कि WHO ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी, ठीक है, घोषित किया था, तो 21 मार्च 2020 को, समझ में आया ना, ये लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। अब लिखिएगा गुट निरपेक्ष, ठीक है, एक बार मैं, हाँ, ठीक है, गुट निरपेक्ष स्थापना लिखिएगा, ठीक है, मैं स्थापना जल्दी लिखते भी रहिएगा, 1961, ठीक है। हेडक्वार्टर लिखिएगा जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है। इसकी स्थापना में भी लिखेगा, इसकी स्थापना में 3 व्यक्तियों का प्रमुख योगदान है। पहला हमारे यहां से JL नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति, लिखेगा, तत्कालीन मिस्र के राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, यासीर, ठीक है। युगोस्लाविया, सॉरी, एक्चुअल में थोड़ा युगोस्लाविया, ठीक है, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे टीटो, ठीक है, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे टीटो। तो इन तीनों की गुटनिरपेक्ष जो है इसकी स्थापना करने में अहम योगदान है, लिख लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, यही थे। और सदस्य देश लिखेगा, कई बार पूछा है, तो वर्तमान में 120 हो गए हैं इसके सदस्य देश। ठीक है, अब देखिएगा क्या है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, स्थापना 1961, हेडक्वार्टर जकार्ता, और इसकी स्थापना में 3 व्यक्तियों का अहम योगदान है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जेएल नेहरू भारत, ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर यासिर इन्हें बोला जाता है, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो। ठीक है, इन तीनों का प्रमुख योगदान है गुटनिरपेक्ष जो एक संगठन है या आंदोलन है, इसकी स्थापना करने के। अब है क्या, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बच्चों याद रखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, ठीक है, ये शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध जो अमेरिका और रशिया के बीच में चल रहा था, तो शीत युद्ध के दौरान ये आंदोलन आया। जो देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए, यानी कि इस संगठन में शामिल हुए, इनका जो एजेंडा है या उद्देश्य है, इन्होंने अपने दरवाजे में लिखा है कि हम विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों का जो है, न तो हम बिल्कुल उनका समर्थन करेंगे, न ही विवाद करेंगे, हम जो है क्या रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। समझ में आना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि विश्व की दो, देखिए शीतकालीन युद्ध के दौरान क्या चल रहा था, एक गुट रशिया की ओर, एक गुट अमेरिका की ओर चल रहा था, है ना। तो इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो भी देश शामिल हुए, 1961 में इसकी स्थापना हुई, तो इन्होंने कहा कि यार हम लोग जो है इस शीत युद्ध जो चल रहा है, न तो हम अमेरिका का विरोध करेंगे, ना समर्थन करेंगे, ना रशिया का विरोध करेंगे, ना समर्थन करेंगे, हम तटस्थ रहेंगे, मतलब न्यूट्रल रहेंगे हम लोग। समझ में आया ना। तो ये इसका मुख्य एजेंडा था गुटनिरपेक्ष का, लिख लीजिएगा, सब चीज लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन लिखेगा, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। आपने देखा होगा 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं, 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन आपने सुना होगा, है ना। 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन, तो जब 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था, तो इस दौरान आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और जो कार्बन है उसको कम करने के प्रति आह्वान किया था पूरे विश्व को, और कहा था कि मिलकर एक यूनिटी के साथ हम लोग काम करेंगे। तो इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का भी कॉन्सेप्ट आया, और इसका कॉन्सेप्ट जो रखा ब्राजील व भारत ने इसी सम्मेलन में रखा, याद रखिएगा, समझ में आना, इसी सम्मेलन में रखा और पास भी हो गया। तो 2015 में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, याद रखिएगा, की स्थापना हुई, और इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया, लिखेगा, गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। पेरिस जलवायु सम्मेलन से इसकी रूपरेखा रखी किसने, भारत और ब्राजील ने। हालांकि वर्तमान में इसके सदस्य देश 121 है, लिखेगा 121, गुटनिरपेक्ष के 120 और इसके 121 है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सब लिख लीजिएगा। चलेगा, अगला जो संगठन है ओपेक, लिखेगा, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, जो निर्यात करती है। स्थापना लिखेगा ओपेक की 1960, हेडक्वार्टर लिखेगा वीना, ठीक है, वीना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, वीना यूरोप में लिखेगा। इसके लिखेगा ईरान, इराक, कुवैत, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और इंडोनेशिया, सॉरी, वेनेजुला, ये 5 इसके संस्थापक, ठीक है, ये 5 देश इसके संस्थापक सदस्य थे। हालांकि वर्तमान में 9 से 11 हो गए हैं, वेनेजुला भी इसका एक सदस्य है, ठीक है, सॉरी, इंडोनेशिया, एशिया से एकमात्र इंडोनेशिया भी इसका सदस्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये जो 8, 9, 10 देश है,
स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी तो 5 देशों ने की थी, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला ने। वर्तमान में देशों की संख्या बढ़ गई है तो इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गया है। स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रेलिया में। काम क्या करते हैं, वर्ल्ड को ऑलरेडी इसने लिख रखा है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोल एक्सपोर्टिंग मतलब निर्यात, समझ में आना। तो ये विश्व को जो पेट्रोल है वो निर्यात करते हैं। आपने सुना होगा, एक दौर सुना होगा, मैं आपको बता दूं, खासकर आपको बार बार मैं बोलता रहता हूं कि आप लोग घटना चक्र की पूर्वालोकन पढ़ते रहिए और घटना चक्र की पूर्वालोकन पढ़ोगे तो उसमें आपने सुना, आप इकोनॉमी पढ़िएगा, उसमें 1970 से 1980 के दशक में बताया कि भारत में जो है वो तेलों के दाम लगातार 4 गुना बढ़ गए थे। ठीक है, ऐसा इसलिए हो गया था कि ओपेक कंट्री ने जो है थोड़ा रिजर्व रखा और डिमांड बढ़ गई, तो सडनली जो है तेलों के 1970 से 80 के दशक में जो है तेलों के दाम बढ़ गए और भारत में सडनली महंगाई बहुत चरम पे हो गई। तो आप समझ सकते हो कि तेल कितना ज्यादा निर्भर है भारत में महंगाई को लाने और कम करने में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत को इस पे काम करना है। अभी भारत जो है आत्मनिर्भर बनना है या विश्वगुरु बनना है तो इन चीजों से निजात पाना होगा, तब जाके विश्वगुरु बनेगा। अगर कल के दिन में तेल नहीं होगा और इन लोगों ने बैन लगा दिया, भारत आगे बढ़ रहे हैं, है ना, बहुत आगे जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ, महंगाई आएगी, देश लोकतांत्रिक देश है, सरकार के खिलाफ विद्रोह होंगे। अगर अभी तेल 200-300 हो गया सडनली, जैसे यूक्रेन और इसका युद्ध चल रहा है, तो क्या होगा बताओ, है ना। अब लिखेगा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना लिखेगा, स्थापना वॉशिंगटन संधि से हुई है। वॉशिंगटन संधि से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉशिंगटन संधि से किसका स्थापना हुआ, नाटो। 1959 में ही वॉशिंगटन संधि हुई थी और इसी टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर लिखेगा ब्रुसेल्स, सुना होगा बहुत, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी। ये एक सैन्य संगठन है, पहले बता रहा हूं। ठीक है, ये एक सैन्य संगठन है, लिखते रहिएगा फटाफट। ठीक है, सैन्य संगठन है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र की ओर से रक्षा का प्रावधान करता है, जो इसमें देश शामिल है। इसमें वर्तमान में 30 देश है। ठीक है, वर्तमान में 30 देश है और ये जो है यूरोप कॉन्टिनेंट और उत्तर अमेरिका के देशों के बीच में एक सैन्य सहयोग संगठन का करार है, पहले बता रहा हूं। ये जो है नाटो, ये यूरोप, ठीक है, और उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट के देशों के बीच, हालांकि अमेरिका है, उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट देशों के बीच में क्या है, याद रखिएगा, एक सैन्य सहयोग संगठन को लेके एक समझौता है। ठीक है, इसके तहत आपको यूरोप और उत्तर अमेरिका के देश ही मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा, नाटो। ठीक है, सैन्य संगठन है, स्थापना वॉशिंगटन संधि से 1959 में। वर्तमान में बहुत हाईलाइटेड है क्योंकि इसी नाटो में शामिल होने के लिए जो यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने चाह रहे हैं नाटो वाले जो देश है, 30 देश है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, रशिया की जो सुरक्षा है, समझ में आना, वो मतलब रशिया की प्रोटेक्शन कम हो जाएगी। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो रशिया पूरा घिर जाएगा। तो रशिया जो है वो बोल रहा है कि यूक्रेन भाई तू चुप रह, तू नाटो में मत जा, और नाटो देशों को भी कह रहा है कि भैया इसको मत लो, वरना दुनिया के लिए जो है ये खराब होगा। अगर ऐसा हो गया तो रशिया ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि हम जो है दुनिया में परमाणु युद्ध छेड़ देंगे करके। ठीक है, बाकी आप लोग ताजा खबर आपको मिलती रहती है बुलेटिन, तो देखते रहिए। पोलैंड बगल में ही है, इसकी सीमा है, आपने देखा होगा, है ना, तो याद रखेगा। ओपेक हो गया, ठीक है, ये हो गया, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन हो गया। सार्क लिखेगा, सार्क, ठीक है, सार्क लिखेगा, सार्क। स्थापना लिखेगा 8 दिसंबर, स्थापना 8 दिसंबर 1985 का, ठीक है, और हेडक्वार्टर लिखेगा काठमांडू। पशुपतिनाथ का मंदिर है ना काठमांडू, नेपाल में, नेपाल की राजधानी भी है काठमांडू। बहुत ही बेहतरीन शहर बताया ऐसा जाता है, मैं तो गया नहीं, पर कभी जिंदगी में मौका मिला तो पशुपतिनाथ के दर्शन करने जरूर जाइएगा यहाँ, है ना, बहुत फेमस है शिव का। देखिएगा बच्चों, सार्क ये दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, पहला भारत, दूसरा पाक, तीसरा बांग्लादेश, ठीक है, लिखते रहिएगा, चौथा नेपाल,
पांचवा भूटान, छठा लिखेगा आपका मालदीव, सातवां लिखेगा श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है, तो इसके 7 संस्थापक सदस्य देश थे। इसकी जो 13वीं, इसका पहला अधिवेशन भी बता दूं 1986 में ढाका में हुआ था, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका 1986 में पहला अधिवेशन जो हुआ था ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी में। और स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना के पीछे भी बता दूं 1981 में कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया देश में इसकी स्थापना को लेके जो है मसौदा बना। ठीक है, और बताया गया कि हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन आएगा कोलंबिया प्रस्ताव से किस संगठन का स्थापना हुई? तो सार्क की। कब हुई थी कोलंबिया समझौता? लगभग 1981 में। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बनाया गया कहां? काठमांडू, नेपाल में। और 1986 को ढाका में पहली इसकी बैठक हुई। और इसके संस्थापक 7 देश थे, याद रखेगा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। ठीक है, और इसके 13वें शिखर सम्मेलन में, ठीक है, 2007-8 में, एक देख लीजिएगा, मुझे 2007-8 मिला, तो 2007-8 में अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया गया। तो अब इसकी 2007-8 के बाद सदस्य संख्या 8 हो गई। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे संस्थापक देश 7 थे, वो देख लीजिएगा। 2007-8 में इसके 13वें शिखर सम्मेलन में जो है लगभग 2007 में चला था ये, इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल करने की बात कही थी और अफगानिस्तान को शामिल कर लिया। अब उद्देश्य क्या है देखिएगा, इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया के जो देश हैं, ठीक है, जो दक्षिण सार्क वाला, जो ये जो नीचे वाले हैं खासकर, ठीक है, यहाँ पे आपसी सहयोग संगठन के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पे जो व्यापार है और यहाँ पे जो आपने सुना होगा भुगतान संतुलन आपस के देशों में है, वो बेहतर बनाना, और यहाँ पे मानव संसाधन के लिए काम करना, एजुकेशन के लिए काम करना, ठीक है, और सामाजिक जो दुविधाएं हैं उनके लिए काम करना। इसके उद्देश्य तो बहुत है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की इसमें, ठीक है, 36 का आंकड़ा होने की वजह से सार्क जो है जिस उद्देश्य से, समझ में आना, स्थापना की गई थी, वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाया। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है भारत और पाक के बीच में असहमति। ठीक है, अब जो है भारत देखिएगा यहां से पक्ष ले रहा है। जो भारत है वो बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को, मालदीव को, श्रीलंका को और अफगानिस्तान को एक करने की सोच रहा है। उसका रीजन है क्योंकि ये बहुत गरीब देश है। और चाइना जो है, चीन आपने देखा होगा पर्ल ऑफ ओरिएंट, ठीक है, मतलब मोती की हार नीति से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है ना। श्रीलंका में उसने बिल्कुल इनका बंटाधार कर दिया है। अंडा 36 रुपए एक मिल रहा है यहाँ पे। मुद्रास्फीति आ गई है यहाँ पे श्रीलंका पे, समझ में आया ना। 36 रुपए का एक अंडा आ रहा है बेचारों का, क्योंकि पहले कर्जा दिया, सब चीज बनाया, बाद में सब चीज बना लिया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो भारत ने अभी देखा होगा कि दक्षिण एशिया के जो देश है सार्क, इसके लिए अपने जो इसरो है वहां से सैटेलाइट जो है फ्री में लॉन्च किए इन देशों के लिए, और बिल्कुल सेटल स्थापित किया, और इन देशों को उन सैटेलाइटों से क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो भारत चाहता है कि ये जो है कल के दिन में हमारी सुरक्षा के लिए ज्यादा जो है हार्मफुल ना रहे, इसलिए इनको जो है अभी अपने साथ मिलाए रहो इन देशों को। इसलिए सार्क की प्रोग्रेस बहुत जरूरी है, पाक अगर हट जाता है तो। ठीक है, याद रखिएगा। लग रहा है ना कि कंटेंट मिल रहा है ना, मिलेगा, टेंशन ना लो। जो भी नए बच्चे पुलिस वाले हैं बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग संस्थान, बहुत सारे यूट्यूब, बहुत सारे आप फॉलो करते हैं। हमारे पास आपको पता है ना व्यू है ना सब्सक्राइब है, लेकिन हाँ चीजें बहुत पॉजिटिव आ रही है। आपने देखा होगा परसों महाधिवक्ता का पेपर हुआ था, समीक्षा अधिकारी का, उसमें जो पॉलिटी थी, बच्चों का कहना था कि सर एक भी क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए से बाहर नहीं था। पहला पॉजिटिव पॉइंट। और वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत से ऐसे मैसेज मिले हैं जिससे हम हिंदी में बच्चों के लिए काम करते हैं, है ना। तो देखिएगा धीरे धीरे मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फालतू बकवास और समझ में आना और फालतू चीजें के पीछे भागने से अच्छा कि कंटेंट के पीछे भागे। और जो मैं दे रहा हूँ आपको खुद आप देखना, आप आगामी ऐसा ही पटवारी देना। और उस दिन जो पहले से मेरे से जुड़ा है ना बच्चा गूगल मीट से, धीरे धीरे वो सिलेक्शन की ओर ले रहे हैं। परसों व्यक्तिगत सहायक में एक सिलेक्शन मिला था हमारा, बहुत पहले से जुड़े थे। अभी एनटी प्री में मैंने बताया था 15 से 20 क्वालिफाई हुए हैं बच्चे।
और इसके अलावा वीडियो में भी काफ़ी क्वालिफाई होने वाले हैं। और मैं कोशिश है कि इस बार थोड़ा हमारा कोर्स खिंच गया है, तो पटवारी में ये जो संख्या है, तादाद है, ज़्यादा हो, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए क्या करना, जो प्रैक्टिस पेपर है, बस में 7-8 को मेंस है, उसके बाद बुकानी है 10 को, तो 10 से हो सकता है 20 अप्रैल तक बिजी रहो। तो मैंने 15 अप्रैल कहा है, तो 20 अप्रैल आप मान के चलो, ठीक है। एग्जाम कैलेंडर इतनी जल्दी नहीं होंगे एग्जाम, वो भी टेंशन ना ले कि, तो 20 तारीख बाद मैं आपके लिए पेपर बनाऊंगा और बिल्कुल यूके SSC पैटर्न पे बनाऊंगा, और सीरियसली लगना है, सीरियसली मेहनत करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है, और पेपर खुद मैं बनाऊंगा, उसकी टेंशन ना लें। और पेपर लेवल का बनेगा, बिल्कुल लेवल का बनेगा, उसकी टेंशन ना ले। इसलिए कह रहा हूँ, बेसिक से लेकर जितनी भी वीडियो आती है सब कंप्लीट करते रहिए। हर वीडियो मेरी इंपॉर्टेंट रहती है, समझ में आना, सब में मेहनत की हुई वीडियो रहती है, फालतू वीडियो कोई नहीं रहती है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मजाक में बिल्कुल ना ले, जो देखते हैं वो कंटिन्यू देखते रहें, आपको फायदा जरूर होगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, G7 अगला लिखेगा, G7, ठीक है। स्थापना लिखेगा 1975, G7 स्थापना लिखेगा 1975। इसके संस्थापक सदस्य देश लिखेगा फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, ब्रिटेन यानी, ठीक है, कनाडा, यूएसए, जापान। तो G70 बना था 1975 में, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था वाला समूह है, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित अर्थव्यवस्था वाला अगर कोई समूह है तो वो G7 है, याद रखिएगा। 1975 में बनाया गया था। 1997 में इसमें, याद रखिएगा, रूस को शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। 1997 में रूस को शामिल किया गया था, फिर ये G8 हो गया। फिर 2014 में, याद रखिएगा, यूक्रेन में हमला करने में, ठीक है, यूक्रेन में हमला करने में फिर रूस को इस संगठन से निष्कासित कर दिया था। फिर से ये वर्तमान में G7 की स्थिति में आ गया है। तो 1997 से 2014 तक ये G8 की और बढ़ा, उस टाइम पे G8 पढ़ते थे इसे हम, और स्टार्टिंग में 1975 से 1997 तक G7, और 2014 से अब 2022 हम वर्तमान में फिर से इसे G7 पढ़ते हैं। तो रशिया का देख लीजिएगा कब शामिल हुआ, कब निष्कासित हुआ। शामिल हुआ 1997 में और निष्कासित हुआ 2014 में। क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन पे हमला करने पे, ठीक है। और अभी वर्तमान देश देख लीजिएगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, कनाडा, यूएसए, जापान। अभी हाल ही में खबर पढ़ रहे थे कि जो जापान है, इसने जितने भी G7 देश हैं, इन पे क्रिप्टो करेंसी जो है वो, ठीक है, कानूनी रूप से दर्जा मिला करके एक पहल चला रखी है, और धीरे धीरे ये लोग क्रिप्टो लाने की जो है सोच रहे हैं। हालांकि आ गई है, लेकिन ये लीगल बनाने की सोच रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। G7 हो गया, ये हो गया। अब कौन सा बचा? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक लिखेगा, स्थापना 1966 लिखेगा। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर लिखेगा मनीला, फिलीपींस, ठीक है। मनीला इंडोनेशिया में नहीं है, याद रखिएगा, फिलीपींस। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिलीपींस में, ठीक है। इसके वर्तमान सदस्य देश है, लिखेगा 68, ठीक है। भारत इसका संस्थापक रहा है, भारत भी इसका सदस्य है, याद रखेगा। आपको पता है ना, ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी अध्यक्षता को लेके एक क्वेश्चन आता है। इसकी अध्यक्षता हर साल इसकी अध्यक्षता जापान को जाती है। जापान के अलावा कोई भी इसका जो है अध्यक्ष नहीं बन सकता है। और ये जो ADB पैसा देता है, ये भारित व्यय प्रणाली पे देता है, लिख लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारित व्यय प्रणाली प्रोसेस पे पैसा देता है? तो ADB, ठीक है। हर साल जापान इसका अध्यक्ष बनता है, ये इंपोर्टेंट है। स्थापना 1966, हेडक्वार्टर मनीला, और सदस्य जो है 68 है। चलिए, आया समझ में? मैंने बोला था एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आएगी, तो कंटिन्यूटी रखिए अपनी, ठीक है। आपका टारगेट SI पटवारी है, मुझे पता है, मेरा भी पेपर है, मेरे भी मेंस है, तो मुझे यार, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, टाइम मिलता नहीं है। आज मैंने दिन में अपना छुट्टी ले रखी थी ऑफिस से, लेकिन दिन में मोबाइल जो है, ठीक है, फ्लाइट मोड पे लग रखा था। आप यकीन नहीं करोगे, रूम पे ही आ गए लोग काम करवाने, मतलब इतनी व्यस्तता है, रूम पे ही लोग आ गए। क्या करते, मना तो कर नहीं सकते। सामने किताब लगी हुई थी, मैंने कहा देख लो भाई, आपको अगर लग रहा है कि मटर गश्ती कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पोस्ट में
इस पोस्ट में रह के फ़ोन नहीं उठाते या यहाँ वहाँ होते। तो मैंने कहा भाई ऐसा हमारा कुछ नहीं, हमारा काम होता है, पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है। छुट्टी ले रखी है, एप्लीकेशन देख लो, उसके बावजूद भी काम कर रहा हूँ तो ठीक है। रूम में ही पहुँच जाए तो फिर मना होता नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक काम होते हैं, कई लोगों के इमरजेंसी होते हैं। तो आज पहली बार मतलब दिन से पढ़ रहा था सुबह से ही, तो मैंने कहा चलो मेरी पढ़ाई हो गई है जो 4 बजे तक थी, फिर आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किए। और अभी 8 बज रहा है, तो अभी थोड़ी देर लगेगी 10 बजे तक वीडियो तैयार करने में, फिर अपनी थोड़ी तैयारी में लग जाएंगे। तो समय कम मिल पाता है ना, जॉब के बाद तो खासकर ऐसी जॉबों के साथ। फिर भी जितना मिलता है तो पूरा यूज़ उठाते हैं कि यार यूज़ के लिए टाइम हो जाए, आपके लिए निकल जाए, खुद के लिए निकल जाए, है ना। तो जैसा भी है देखेंगे, है ना। लेकिन टेंशन मत ले यार। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ी, ठीक है। वैल्यूबल कोचिंग थी, तो किसी कारणवश ऐसा हो गया था। तो मुझे ना बच्चों के लिए कुछ करना है, याद रखिएगा। मैं कल के दिन में अगर जॉब छोड़ भी दूँ, एक बात बता रहा हूँ, लेकिन ये निरंतर जुड़ता रहेगा। ये जो आपका कोचिंग सेंटर है या ये है, ये जो यूट्यूब है, ये निरंतर चढ़ता रहेगा। आप लोगों के लिए मेहनत जो है वो मैं करता रहूँगा। हालांकि याद रखिएगा, जॉब तो ऐसे ही कहाँ छूटती है, जब तक कोई दूसरी ना हो, है ना, या लाइफ में कुछ अच्छा सेटलमेंट ना हो, तो तब तक कहाँ होता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं हमेशा यूट्यूब में ये याद रखिएगा कि मेरे अंदर अपने आप को भी तो यार, बहुत लोगों ने जिस टाइम पे मैंने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ा तो बहुत लोगों ने सुनाया भी है, समझ में आना, बहुत लोगों ने कहा भी है। हालांकि देखिएगा, खुला चैलेंज देना अच्छा नहीं है, वरना आप देख ही रहे हो कि किसके पास कंटेंट है और किस तरीके से है ना। ऐसे में उन्होंने खुली चुनौती दे दी, तो यार अब जिसका भी घाटा हुआ, जो भी हुआ, है ना, अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरे पास बच्चे होते तो मैं क्रांति जरूर लाता, मैं क्रांति लाने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ नहीं बन पाई बच्चों में ऑफलाइन में जो मैं चाहता था। इसलिए मैं वहाँ से एग्जिट हो गया कि मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं पेपर भी बनाऊँ, परीक्षा वाली के क्विज भी करवाऊँ, उसके बाद डांटूँ, लगातार उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूँ। कहीं ऐसा भी होता है बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं, तो ऐसे में फिर मुझे भी लगा कि यार व्यर्थ है ये चीज़ कहना, है ना। मोटिवेट करो, सब चीज़ करो, उसके बाद भी। लेकिन हाँ, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो ये यूट्यूब है, यार एक कोशिश ना मेरे लिए भी जरूर कर देना कि यार सर को भी हमें प्रूफ करके दिखाना। और सर जितनी मेहनत आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, तो उसको भी आपको बाद में समझ में आना, प्रूफ करना है और इम्प्लीमेंट करना है कि हाँ यार बंदे ने सही कंटेंट दिया था और जो बताया, जो रास्ते बताए, तो वो बेनिफिट थे। ऐसे में शांति मिलती है और बस, और कुछ नहीं होता है। जैसे कल एक फ़ोन आया था, दीपक हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उनने महाधिवक्ता का पेपर दिया था। तो उनका पेपर आया था 135 से 40 के बीच में उनके नंबर है और कैटेगरी में वो है। तो दीपक का कहना था कि सर जितना आपने पढ़ाया हुआ था पॉलिटी में, एक क्वेश्चन बाहर नहीं था, और जो भी आपने पढ़ा था बहुत बेनिफिट मिला। तो देखिएगा, बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा, टेंशन ना लें, लेकिन अपनी मेहनत जारी रखें, कहीं ना कहीं जरूर बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ देखिएगा, टाइम कम है, तो मैं आपको कल देखता हूँ अगर कुछ क्लास हो पाएगी तो, वरना फिर मंडे दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ शुभ रात्रि, और जल्दी ही 10 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, चलेगा, है ना।